नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर RIS गणेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड टीचर का ग्रुप ए का जीके पेपर देख लिया होगा, आपने कर लिया होगा। हम ऐसा समझते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप जल्दी ही शिक्षक भर्ती में अच्छी रैंक के साथ सफल होंगे। साथियों, आज के पेपर की एनालिसिस करें और देखें तो ये पता चलता है कि ये पेपर इजी नहीं है, ना ही ये समझिए कि जटिल है। ये बिल्कुल एक तरीके से दोनों भूमिकाओं में है, मिश्रित पेपर है। कहीं जटिलता है, कहीं कठिनाई है। इसमें तथ्यात्मक प्रश्न, ज्ञानात्मक प्रश्नों की अधिकता है। तो मेरे पास में ये पेपर आया है अभी, पेपर कोड इसका OA है। इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। पेपर एनालिसिस किस प्रकार रहा, हम आपको आंसर की भी बताते चलेंगे और साथ में एनालिसिस जहां आवश्यकता होगी वहां करते चलेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? साथियों, राजस्थान की चित्रकला शैली पर मारवाड़ मेवाड़ शैली पर जैन शैली का प्रभाव पड़ा है, मारवाड़ पर दक्कन शैली का पड़ा है, और जयपुर शैली और बूंदी शैली में मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसमें है जयपुर शैली। इसमें 2 नंबर आपका रहेगा। दूसरा प्रश्न है आपका, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? इसमें मानसिंह है, सवाई सिंह है, प्रताप सिंह है, माधो सिंह है। साथियों, मानसिंह अकबर के कालीन थे और इन्होंने राजनीति क्षेत्र में इनका महत्ता रखते हैं। सवाई सिंह आपके खगोल विद्या में और साहित्यिक क्षेत्र में रखते हैं, और प्रताप सिंह खुद संगीताचार्य भी थे, और प्रताप बाई सी नाम की इनकी साहित्यिक वो भी रहती थी। इसमें भी 2 आएगा प्रताप सिंह। नंबर 3 हम बात करें, गींदड़ नृत्य सभी को पता है, सरल प्रश्न है। शेखावाटी का गींदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। कानड़ प्रबंध के रचयिता, बिल्कुल सीधा प्रश्न है। इसमें पद्मनाभ कानड़ प्रबंध के हैं। नंबर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 5 पे हम बात करें, रामसनेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन से थे? तो इसमें स्वामी रामचरण दास हमारे शाहपुरा शाखा के हैं, हरिराम दास जी इसमें सिंगतल शाखा के हैं, बाकी रामदास संतोष जी रैण और खेड़ापा अलग शाखा है। इसमें 2 नंबर आपका, 5वां 2 हरिराम दास जी रामसनेही संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक हैं। इसमें आपका था, विवाह की रस्मों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कंकड़ बंधन आपके कांकड़ डोरा आते हैं, बंदोली विवाह से जुड़ा हुआ है, सामेला विवाह से जुड़ा हुआ है, कर्णवेद आपके जन्म संस्कार या से जुड़ा हुआ है, कान को बेधना जो विवाह में नहीं होता। 4 आपका सही है। 7वां प्रश्न है आपका, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा? आप सभी लोग जानते हैं कि मेवाड़ का आश्रय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं करवा चौथ के बारे में। प्रश्न 8, करवा चौथ मनाई जाती है। सभी लोग जानते हैं करवा चौथ कार्तिक माह में मनाई जाती है और कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तो 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, बिल्कुल सिंपल सवाल है। त्रिलोक चंद माथुर करौली प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आपका 10वां प्रश्न में कौन सा संबंध पोमचे से है? पोमचा एक वस्त्र का प्रकार है जो महिलाएं के जब बच्चा होता है तब पियर पक्ष से लाया जाता है पोमचा। तो ये वस्त्र हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 11वां सवाल है, अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह ने किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? आप सभी जानते हैं कि राय सिंह काबुल अभियान में थे, कंधार अभियान में थे, बंगाल अभियान में थे, बलूचिस्तान नाम का
कोई भी अभियान मुगल काल में उस समय नहीं हुआ था, तो बलूचिस्तान एलिमिनेशन से हम हटा सकते हैं। 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वें प्रश्न की बात करते हैं हम कि भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। ये चर्चित सवाल है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर की कार्रवाई उसके पद के रहते हुए नहीं की जा सकती। ये 361(1) में कहा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं हम थार महोत्सव के बारे में। थार महोत्सव आपका बाड़मेर का है, जैसलमेर का मरु महोत्सव है, बीकानेर का आपका ऊंट महोत्सव है। तो इसमें 4 नंबर बाड़मेर बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये राज्यपाल के नाम है, इसमें दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नाम है। ये बड़े जोरदार प्रश्न है, समझदारी भरे प्रश्न है। इसमें डॉक्टर संपूर्ण आनंद आपके 1967 में रहे, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के मुख्यमंत्री थे। ओपी मेहरा आपके 1982 के आसपास थे, 82 से 84। जो शिवचरण माथुर उस समय राज्यपाल थे, वो शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत के समय राज्यपाल रहे हैं, और अंशुमान सिंह भी अशोक गहलोत के समय राज्यपाल रहे हैं, जो 1999 से 2003 तक रहे हैं। इसमें 4 नंबर का सुमेलित नहीं है अंशुमान सिंह। वसुंधरा राजे। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्यों में हरिदेव जोशी का नाम बड़ा ज़बरदस्त उसमें लिया जाता है। इसमें 3 होगा हरिदेव जोशी, क्योंकि आपको पता हो कि प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के शिवचरण माथुर रहे हैं, और हरिदेव जोशी उस समय आपके प्रशासनिक सुधार आयोग में भी भूमिका अदा करते थे। अब हम बात करते हैं मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। इसमें डॉक्टर VBL माथुर राज्य के ऐसे मुख्य सचिव हैं जो 1986 से 92 तक मुख्य सचिव रहे, जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। तो इसमें VBL माथुर आपका उत्तर सही होगा। दूसरा है आपका राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मस पोर्टल किस राज्य के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया है? ये राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है, जिसमें न्यूट्रिशंस को इंडिकेशंस करने का पोर्टल है, जिसमें कलराज मिश्र के काल में हुआ है। इसमें 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन से सदस्यों का कार्यकाल बहुत कम रहा है। ये प्रश्न साथियों बड़े ज़बरदस्त प्रश्न है। इसके लिए अध्यक्ष का कार्यकाल तो हम सोच सकते हैं, इसमें सोचने की बात है कि सदस्यों का कार्यकाल भी सबसे कम रहा होगा। हम आपको बता दें, इसमें एक ट्रिक्स आप लगा सकते हैं कि अमर सिंह गोदारा साहब, आकोदिया साहब, जोशी साहब, ये राजस्थान में ये IPS ऑफिसर हैं सारे के सारे। नमो नारायण मीणा साहब ये 3-3, 4-4 साल तक SHRC में रहे हैं। नमो नारायण मीणा जी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले जाने की वजह से सबसे कम समय तक, मुश्किल से 6-7 महीने रहे हैं। ये नंबर 2 नमो नारायण मीणा इसमें बिल्कुल सही है। जो 19वां सवाल है इस सीरीज का, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? साथियों, ये धाराएं 92, 93, 94 और 95, ये प्रश्न वैसे तो बहुत विशेष किस्म का प्रश्न है, जो पंचायती राज संस्थान में काम करने वाले लोग ही इससे जुड़े होते हैं, वो अच्छी तरीके से जान पाते हैं। लेकिन 92, 93, 94, 95 आपके टैक्सेशन की शक्तियां हैं पंचायती राज में, तो ये प्रश्न बिल्कुल एक इनमें से कोई सी भी धाराएं इसमें नहीं आएगी। ये आपका डिलीट करने योग्य प्रश्न है। एक तो स्पेसिफिक विशेषता रखता है, दूसरा इसमें आपके धाराएं आपकी
अलग अलग हैं, इसमें कोई सी भी धाराएं विकृत करने की शक्ति नहीं बताती। अब 20वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। साथियों, इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक्स के रूप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 88 और 87 में महान्यायवादी को संसद में भाग लेने और उसमें भाग लेने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो उसमें हम 100 जोड़कर 11 घटा देते हैं तो 177 और 176 इनमें से आएगा। तो 176 आपका सही होगा। नंबर 2 इसमें सही होगा क्योंकि कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो 176 के तहत मिलता है और 177 के तहत महाधिवक्ता वोट नहीं कर सकता, मंत्री और महाधिवक्ता वोट नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं इसमें। दूसरा हमारा हम बात करें कि राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है जिसका संबंध इसमें ऑप्शन ए है, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। बिल्कुल जिस मांग पर चर्चा होती है उसी मांग पर कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे, ये एक शर्त है। उसमें विशेषाधिकारों का प्रश्न उठाया जाएगा। कोई भी प्रश्न बजट के कटौती प्रस्ताव से जुड़े हुए विशेषाधिकारों से नहीं उठाया जाएगा, ये बिल्कुल शर्त गलत है। ये 2 ऑप्शंस आपका सही है होगा क्योंकि तीसरा ऑप्शन है कि विधियों का संशोधन निरसन करने का सुझाव नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है, बिल्कुल राज्य सरकार के विषय पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है और जो व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो पिछले 10 साल से 15 साल से आरपीएससी से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। इसमें एस टाक साहब कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, ज्ञान प्रकाश पलानिया साहब अध्यक्ष रहे हैं, HN मीणा अध्यक्ष रहे हैं, LL जोशी कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की। अभी हमारे देश में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 2 महीने पहले भारत दौरे पर रही थी, जिन्होंने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की थी। तो इसमें नंबर 3 आपका सही है। नंबर 4 हम बात करें कि किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जा रही है। 24वां नंबर का सवाल है। पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी जोधपुर में प्रस्तावित है और जयपुर में प्रस्तावित है। ऑप्शंस ए आपका बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं 25वें प्रश्न पर, कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 में शामिल नहीं था। ये प्रश्न हम एलिमिनेशन पावर से उत्तर सही कर सकते हैं क्योंकि वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी हमारे खेल हैं और फुटबॉल में हम बहुत पीछे हैं, इसलिए फुटबॉल हमारा इसमें ऑप्शन 4 होगा जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं था। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। अभी हाल ही में अगस्त 2022 में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता जी को बनाया गया है। इसमें ऑप्शंस बिल्कुल भी सही है क्योंकि DB गुप्ता सूचना आयुक्त है, उषा शर्मा हमारे मुख्य सचिव है और BL आर्य आपके चीफ सेक्रेटरी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके सलाहकार हैं। अब हम बात करते हैं 2022 में राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। वो शिक्षक हैं दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इको टूरिज्म पॉलिसी जारी की है 2021 में। इसमें ऑप्शन आपका C या 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अब एक है आपका राजस्थान की में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ MOU किया है। साथियों,
सेल्फ हेल्प ग्रुप में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फेडरेशंस के निर्माण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। और जो ये स्त्री निधि क्रेडिट सोसाइटी है, तेलंगाना की सोसाइटी है, और ये लास्ट अभी 3-4 महीने पहले तेलंगाना के साथ में हमने MOUs किया है। 30वां है आपका सवाल, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में एक्सीलेंस कार्य करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कैडर में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये करौली जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। करौली जिला MSME सेक्टर्स में महत्वपूर्ण योगदान किया है, इसलिए करौली जिले को इसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की जो संकल्पना है, उसके तहत 22-23 में कितने पौधे तैयार करने की योजना है इनका? तो 5 करोड़ पौधे राजस्थान सरकार लगाने जा रही है। ये 3 नंबर आपका सही है। अब हम बात करते हैं 22-23 में राजस्थान सरकार ने एक इंदिरा गांधी रोजगार शहरी गारंटी योजना शुरू की है। इसमें बजट रखा गया है 800 करोड़ रुपया का। तो 800 करोड़ 2 विकल्प बिल्कुल सही है। अब 31वें प्रश्न की बात करें। 31वें प्रश्न में हम काल वैसाखी ज्योग्राफी का बिल्कुल सिंपल प्रश्न है जो पश्चिम बंगाल में आती है काल वैसाखी। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर पड़ता है, तो आंध्रा है नहीं इसमें तमिलनाडु। 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2021 अभी हाल ही में आई है, जो 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मिजोरम, जो 84.5% अपनी लैंड का कवर करता है। उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है 79%, फिर आपका मेघालय आता है 76%। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, मिजोरम। अब हम बात करते हैं नाथुला दर्रा। अब सब लोग जानते हैं नाथुला दर्रा सिक्किम का है, इसमें कोई नानुकुर है ही नहीं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है आपका। फिर मसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में है, ये बिल्कुल सही है। बेलाडीला लोह अयस्क की खाने बड़ी फेमस खाने हैं। पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो ये आजकल छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है। बेलाडीला के लोह की खाने। बिल्कुल सरल प्रश्न है आपका। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए डेसिबल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 39वां में 3 डेसिबल आपका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं अश्व अक्षांशों की। बेसिकली हॉर्स लैटिट्यूड ये पवनों से जुड़ी हुई है, हवाओं से जुड़ी हुई है, विंड से जुड़ी हुई है। अश्व अक्षांश इसमें 40वें में आपका 1 बिल्कुल सही उत्तर है। फिर हम बात करते हैं कि जनसंख्या प्रवास के संबंध में यूँ कहें कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के संबंध में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम, रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल ऑफ माइग्रेशन थ्योरी ये दी गई थी, रैली साहब ने दी थी। ये ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर हम बात करते हैं भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड में कृषि और संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ये आपका प्रश्न है 21-22 का। इसमें GVA के आधार पर हम बात करते हैं तो 18.8% आपका GVA मेथड से कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको बता दें कि भारत में औद्योगिक नीति पहली 1948 में जारी हुई, दूसरी 1952 में, 56 में। तो 56 वाली जो औद्योगिक नीति है हमारी, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी के इंडस्ट्रीज़ थी, फर्स्ट कैटेगरी के इंडस्ट्रीज़ के बारे में सही है कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, मतलब यूँ समझिए पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मॉडल को अपनाया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। डॉल्फिन रिज 44वां प्रश्न है। डॉल्फिन रिज, ये डॉल्फिन रिज आपके अटलांटिक महासागर स्पेशली मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल 44वें में सही है। अब हम बात करते हैं
16 जनवरी 2016 की 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया किया था। तो स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल सही है आपका। फिर आपका आता है कि भारत का विदेश व्यापार धनात्मक रहा, मतलब हमारा जो ट्रेड बैलेंस है हमेशा से ऋणात्मक रहा है। लेकिन एक वर्ष है हमारा 1976-77, जो बिल्कुल परंपरागत प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। 76-77 आपका सरप्लस बताता है। अब हम बात करते हैं, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया किस विषय को? देखिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस पहले से सेंट्रल लिस्ट में था, आपके सेविंग्स बैंक सेंट्रल लिस्ट में थे, आपके कॉपीराइट सेंट्रल लिस्ट में थे। इसमें लॉजिकल हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब स्टेट लिस्ट के कुछ विषय थे, एग्रीकल्चर्स को सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया गया था और बाद में 1935 में बाइफरकेट करके इनको स्थानांतरित सूची में किया गया। तो एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर है फिशरीज, मत्स्य पालन, इसलिए मत्स्य पालन आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। ये बिल्कुल ट्रिक्स से, लॉजिक से उत्तर दिया जा सकता है। इसमें हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित सीटों की संख्या थी। ये प्रश्न बड़ा तथ्यात्मक और नॉलेजेबल प्रश्न है। ये प्रश्न को हम यूँ देखें कि यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें, उसमें अजमेर मेरवाड़ा की जो सीट थी वो सीट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से जोड़ सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक व्यक्ति निर्वाचित हुआ था तो डेफिनेटली 1935 के अधिनियम में भी एक व्यक्ति निर्वाचित होता होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन 1 सही है। ये भी एक ट्रिकी आंसर है, लॉजिक आंसर है, क्योंकि लॉजिक आंसर यूं बनता है कि 1935 के बाद में भारत सरकार द्वारा कोई किसी प्रकार का परिसीमा नहीं हुआ। जब 1947 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1 थी तो डेफिनेटली अजमेर मेरवाड़ा से एक व्यक्ति 1935 के अधिनियम से निर्वाचित होता होगा। फिर हम बात करते हैं 21-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल एफडीआई इनफ्लो का लगभग प्रतिशत कितना था। ये प्रश्न बड़े फैक्चुअल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न यूँ बताते हैं 21-22 में एफडीआई, पहली बात तो एफडीआई के बारे में कितना हुआ, एफडीआई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का कितना हुआ, सर्विस में भी फर्स्ट हाफ में कितना हुआ। ये बड़ा जटिल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। फिर भी आपका उत्तर इसमें 54% है, ऑप्शन बी आपका सही है। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य कौन नहीं रहा। ये एक प्रश्न है कि रूलिंग कमेटी, हमने बहुत सारी कमेटीज पढ़ी होंगी, आपने ड्राफ्ट कमेटी पढ़ी होगी, आपने यूनियन कमेटी पढ़ी होगी, स्टेट कमेटी पढ़ी होगी, लेकिन रूलिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की है। तो ये प्रश्न का उत्तर वैसे तो आपको नहीं देना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो, लेकिन इसका भी ट्रिकी आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि अय्यर साहब थे, मेहरचंद खन्ना साहब, दीवान चमन लाल साहब, ये संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन गोपीनाथ बोरदोलोई इसमें सदस्य नहीं था। तो इसलिए गोपीनाथ बोरदोलोई ऑप्शन 3 इसमें ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें, ये 50 प्रश्नों तक हम पेपर एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 91वें प्रश्न की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को कानून बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ये प्रश्न में क्या कर दिया साथियों, जटिलता ला दी है। इसमें सीधा सा ये होता है कि मूल अधिकारों से जुड़े विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो बड़ा सिंपल सा उत्तर होता, यह उत्तर होता अनुच्छेद 34, क्योंकि 33 में तो ये बताया गया है कि मूल अधिकारों से जुड़े हुए मैटर में
आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस के लोगों पर ये लागू नहीं होता। ये अनुच्छेद 34 4 नंबर इसमें आपका आएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है, 35(1)A, 35(1)B। ये प्रश्न को इस तरीके से किया गया है कि जटिलता पैदा करती है। अब हम बात करते हैं 52वें प्रश्न की। 52वां प्रश्न भी एक बड़ी चुनौती भरा प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत दिए गए हैं और उसमें स्टेट काउंसिल को कितनी सीटें अलोकेटेड थी। ये सीटें आपके एक ट्रिकी उत्तर इसका हो सकता है। वो ट्रिकी उत्तर आपका किस प्रकार से बनेगा साथियों हम बात करें कि सबसे बड़ा प्रांत उस समय बम्बई था, मद्रास था। ये बड़ी बड़ी प्रांतें थी जहाँ पर स्टेट काउंसिल को भी सीटें ज़्यादा अलोकेटेड होती होंगी। यदि हम इसमें बम्बई को 20 सीटें मानते हैं या मद्रास को ज़्यादा सीटें मानते हैं तो हमारा क्या बनेगा। इसमें मद्रास में 20 सीटें आ रही है, बम्बई में हमारी 4 सीटें आ रही हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं संविधान सभा की तो सर्वाधिक लोग चुने गए थे इन्हीं प्रांतों से। तो इसी आधार पर हम इसका उत्तर 4 देंगे, क्योंकि मद्रास से 20 सदस्यों के लिए आवंटित थे, बम्बई से 16 सदस्यों के लिए आवंटित थे, मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस से 8 सदस्यों के लिए आवंटित होगी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 5 सदस्यों के लिए आवंटित होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो सकता है। ये आपके 52वां प्रश्न था। बड़ा ट्रिकी प्रश्न। यदि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ट्रिकी तरीके से देने हैं तो आपको कुछ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता पाने में कौन सी शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है। सीधा सा है कि अनुच्छेद 41 लोक सहायता देता है बेकारी में, लोक सहायता देता है आपके बुढ़ापे में, लोक सहायता देता है चिकित्सा सहायता में। इसमें बीमारी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर है। असिस्टेंस के रूप में है, वृद्धावस्था में है, बेकारी में है, तो ये चीज़ें हैं। 54वां प्रश्न भी बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है कि भारत सरकार ने जो जॉब अलोकेशन रूल्स है 1961 के तहत कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस बात को यूँ समझिए कि हमारी कार्यकारी शक्तियाँ, अनुच्छेद 53 में जाइए, अनुच्छेद 53 को आर्टिकल 77 से लिंक कीजिए और 77 में जो रूल अलोकेशन रूल है हमारे 1961 का या बिजनेस अलोकेशन रूल से 1961 का, उसके तहत क्षमादान की शक्तियाँ डेफिनेटली राष्ट्रपति के पास जाएगी 72 में। ये ए आपका बिल्कुल सही होगा 100%। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति पदत्याग में राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं होता, ये केंद्रीय कैबिनेट करती है। दूसरा हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पदत्याग, ये डेफिनेटली राष्ट्रपति के पास में जाएगा और अंतर्राज्यीय परिषदों की गठन का काम केंद्रीय कैबिनेट कर सकती है। इसमें ए और सी विकल्प सही है, केवल 2 इसमें आपका सही उत्तर होगा। 55वां प्रश्न भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पेचीदगी लिए हुए है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे जो मूल कर्तव्य है 51A में, उसमें जो 5वां मूल कर्तव्य है न्याय, कै ख गैर न्याय में समरसता और समान भातृत्व की भावना के निर्माण के संबंध में सही क्रम बताइए। तो इसमें जब हम समरसता या भाईचारा बनाए रखने की बात करते हैं तो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग का भेदभाव किए बिना हम समरसता रख सकेंगे। ये बातें आर्टिकल 51A के 5वें भाग में कही गई है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं 56वें सवाल पर। इसमें कहा गया है कि कौन से राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया। साथियों, जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2019 में, तब हमारे 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। आज 9वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी बन चुका है। इसमें आपके समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में है, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्टेटस हटा लिया गया था। आपके नेशनल कांग्रेस
पार्टी है, एनसीपी है, एआईएमटीसी है, सीपीआई है, बीजेपी है, कांग्रेस है और बसपा है। ये सारी पार्टियां आपकी नेशनल कम्युनिस्ट वो राजनीतिक दल के रूप में है। तो इसमें समाजवादी पार्टी नंबर 4 सही ऑप्शन है। एक किताब का नाम है द स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म। बड़ी ज़बरदस्त प्रश्न है, क्योंकि हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की, तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना तो राजगोपालाचारी ने की थी, लेकिन उसी वक्त एक अमेरिकन लेखक थे हावर्ड ऑडमैन साहब, जिन्होंने इस किताब को लिखा और उस किताब में ये बताया गया कि किस तरीके से राजगोपालाचारी देसी रियासतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हावर्ड ऑडमैन, ऑप्शन 3 इसमें आपके सही उत्तर है। अब 58वां प्रश्न बड़ा सिंपल प्रश्न है कि भारत में किस समूह का सदस्य नहीं है। भारत कौन से ग्रुप का मेंबर नहीं है। मेंबर में पहला है वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार ग्रुप, बिल्कुल वासेनार ग्रुप का 2014-15 में ही भारत सदस्य बना है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत 2014-15 में बना है। एमटीसीआर का भी 2014 में बना है। अभी तक भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें सही है। अब बात ये आती है 59वें सवाल की। 59वां सवाल है कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। साथियों, भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करें, भारतीय कैबिनेट के बारे में बात करें, तो अनुच्छेद 74 से 78 तक उल्लेख हुआ है, जिसमें 76 महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है और 77 राष्ट्रपति के कार्य संचालन के नियम बनाने से जुड़ा हुआ है। तो 76 और 77 आप स्किप कर दीजिए। 74, 75 और 78 ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं 60वें प्रश्न की। यह प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, यूएनओ से जुड़ा हुआ मैटर है कि न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशंस कमीशन का अध्यक्ष, जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का निर्णय लिया। ये प्रश्न उस समय का है जब कोरिया युद्ध हो रहा था 1953 में। 1953 में जब कोरिया युद्ध हुए तो कोरिया युद्ध में उस समय एनएनआरसी के चेयरमैन भारतीय मूल के व्यक्ति थे, थिमैया साहब। इसलिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है और अभी चर्चा में भी रहा है दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के मामले में। इसलिए केएस थिमैया इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं 61वें प्रश्न की। ये भी यूएनओ से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से जोड़ा। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन एज ए अमेरिकनाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन की अवधारणा जोसेफ एस नाय ने 1974 के आसपास दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो एक न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड का मैटर चल रहा है, न्यू एरा चल रहा है, वो बेसिकली अमेरिकनाइजेशन है। और ये अमेरिकनाइजेशन जोसेफ एस नाय ने दिया। 61वां में एक बिल्कुल सही उत्तर है। शिक्षा। अब प्रश्न आते हैं मनोविज्ञान के। ये मनोविज्ञान के प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कोई तथ्यात्मकता नहीं है, केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड सारे के सारे प्रश्न हैं। आप समझदारी रखिए, उत्तर आप अवश्य इसमें से देंगे। तो 62वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है प्रायोगिक मनोविज्ञान की, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही होगा। फिर हम बात करते हैं आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। आपको पता हो साथियों, 1957 में पहली बार भारत की आज़ादी के बाद आइजनहोवर 1957 से 59 के आसपास आइजनहोवर भारत के दौरे करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। इसमें आइजनहोवर 63वां 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं 64वें प्रश्न की। 64वां प्रश्न है कि कौन से विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में सही कथन है। देखिए, सही कथन के बारे में बात कर रहा है। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन लाती है, नहीं, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन लाती है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है, नहीं जी, अधिगम और अनुभव का परिणाम विकास है।
वृद्धि कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही उत्तर है। वृद्धि कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन, ना जी, इसका मापन नहीं किया जा सकता, ये गुणात्मक रूप ले जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 इसमें सही उत्तर है। 65वें में हम बात करते हैं कि कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। देखिए, पहला तो है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इसको कहते हैं कि बिल्कुल वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। विकास क्रम में एक रूपता का सिद्धांत भी है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, और जो विकास होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर विशेष क्रियाओं की ओर जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 इसमें सही उत्तर है। फिर हम बात करते हैं 66वें प्रश्न की, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो साथियों, शिक्षा सही नहीं है, इस पे फोकस करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है साथियों, विस्तार की सीमा नहीं है, तो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। विस्तार की सीमा बिल्कुल बॉर्डरलेस है। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज लिमिटलेस, बिल्कुल सही है, लिमिटलेस है। दूसरा है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली और बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है। तो ये ऑप्शन 3 आपका गलत होगा। अब हम बात करते हैं 67 प्रश्न पर। 67 प्रश्न में प्रश्न है कि साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो साथ साथ नहीं होती। आपकी आदतें आपको एसोसिएट करती है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत तो एसोसिएटेड ही है। आपके इम्प्रिंटिंग जो चिन्ह होते हैं ये भी एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो किया जाता है वो एसोसिएटेड नहीं होता, वो अलग अलग रूप में होता है। तो इसमें 4 आपका सही उत्तर होगा। 68वां, कक्षा में अधिगम पर विशेष नेतार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है। कौन सा योगदान है, तो इसमें कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम लर्निंग, यानी क्लासरूम में कौन सी चीज़ें डायरेक्ट प्रभाव डालती है। प्रभावितता का नियम, संलग्नता का नियम, विपरीतता का नियम, ये लंबे समय के बाद डालती है। केवल मेंटल सेट्स होते हैं, कुछ अभिचिन्ह होते हैं जो शिक्षक पढ़ाते हुए कराता है, तो इसमें मानसिक विन्यास का नियम सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं 69वें प्रश्न की। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है और यह कौशल के अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, तो ये सीधे लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। ये मतलब सीधे हाथ से लिख रहा है, बाएं हाथ से भी लिखने लग गया, तो ये सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। इसका उत्तर 1 होना चाहिए, ये 1 हो सकता है। 70वां प्रश्न की बात करें हम कि विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। विकास क्रम से होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है, ये भी सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। और आप विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाएं हो, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो इतनी सामाजिक अपेक्षाएं नहीं होती। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं 71वें प्रश्न के। हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें कहते हैं बेसिकली निरुत्साही कहलाते हैं, फ्लैगमेटिक कहलाते हैं। हिप्पोक्रेटस एक चिकित्सक था जिन्होंने फ्लैगमेटिक्स नामक अवधारणा दी, क्योंकि उन्होंने हमारे मनुष्य के जो वात है, आपका कफ है, पित्त है, उसके आधार पर चेंजेस किया जैसा हमारा आयुर्वेद करता है। इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा हमने बताया कि 72 में गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो कौन से विकल्पों को अनदेखा करेगा। देखिए, जब अध्यापक पढ़ाता है तो
कुछ ऐसे विशेषक होते हैं, गौण विशेषक, सेकेंडरी ट्रेड्स, जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, स्पेशली उस पर एम्फसाइज किया जाए, स्पेशली ध्यान दिया जाए, तभी गौण विशेषकों पर ध्यान जाता है। बाकी उसके सोर्स ट्रेड्स हैं, आपके सेंट्रल ट्रेड्स हैं, आपके कार्डिनल ट्रेड्स हैं, वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो गौण विशेषकों पर अध्यापक का ध्यान नहीं जाता है। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, बद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? क्योंकि उसका जो व्यवहार बता रहा है वो व्यवहार बेसिकली इमोशंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, कल्चरल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मित्र के साथ व्यवहार कर रहा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें 3 आंसर सही है। अब आता है, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो कौन सा परीक्षण का चयन गलत होगा? चयन गलत होगा। गलत की बात आती है तो गलत में देखिए, इंक ब्लॉट टेस्ट है, वो पता लगा लेगा कि बालक के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि शाही के धब्बों से वो पता लगा ले सकता है। थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से भी वो पता लगा लेता है, कैट से भी। और तीसरा आपका है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से भी उसके अंदर जो चल रहा है उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो 16 PFQ है, PF टेस्ट है आपका आइजेंक का, इससे पता नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। बाकी तीनों के आपके अचेतन अभिप्रेरणा से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। अब हम बात करते हैं कि 75वें प्रश्न के, कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, वर्ड एबिलिटी थर्स्टन के ग्रुप फैक्टर में है, रीजनिंग फैक्टर भी है, उसमें परसेप्चुअल फैक्टर्स भी है, इसमें सोर्स फैक्टर नहीं है। सोर्स फैक्टर आपके बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट में आता है। ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं 76वें प्रश्न की, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता सोपान क्रम के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? ये प्रश्न बड़ा अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेबल प्रश्न है, जिसमें ये बताया गया है कि उसे गर्वित अनुभव करा रहा है, उसे एक तरीके से सेल्फ एस्टीम्ड नीड्स दे रहा है, आत्मसम्मान का भाव दे रहा है। चौथी आवश्यकता मास्लो की दे रहा है, जिसमें हम जाते हैं आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ एस्टीम्ड नीड्स की आवश्यकता। ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर है। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर, रूढ़िमुक्त होकर किंतु उपयोगी हल खोजे, तो वह है समस्या समाधान विधि। शिक्षण विधि में क्या होता है कि अध्यापक गाइड करता है और छात्र अपने अनुसार करता है, तो लीक से हटकर जब वो काम करता है तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें ये होगा कि अध्यापक के समक्ष अपनी वरीयता का परिचय दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा है, ये भी उत्तर नहीं है। उसे अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था, ये भी गलत उत्तर है। इसमें है वह अपसारी सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है और अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं 78वें प्रश्न के, निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? देखिए, बाल अपराधी जो होते हैं या कहें हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बिहेवियर जो करते हैं, उसमें बेचैनी, आवेगी, विध्वंसकारी गतिविधियां होती है, उसमें स्नेह, स्थिरता, नैतिक स्तर की कमी होती है, उनमें आक्रामक, उद्दंड और क्रोधी और सहपाठियों को धमकाने वाले व्यवहार होता है। आंतरिक रूप से नियमित और सामाजिक नियमों का पालन करने वाले तो अनुशासित बालक होते हैं। इसमें ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। अब 79 वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहता है सीधी रेखा वक्र, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व है। यदि वे एक निश्चित समय में होता है तो इसको हम कहेंगे सीधी रेखा कर्व। ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर है। आपका 80वें प्रश्न पे आते हैं हम, कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि, अभिप्रेरणा को दर्शाता है?
उपलब्धि अभिप्रेरणा को अचीवमेंट मोटिवेशन जो मैक्लेलैंड की अवधारणा है, जिसमें कहा है कि सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखाना, ये अचीवमेंट्स नहीं है। कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयास करना, ये अचीवमेंट्स हो सकता है। इसका उत्तर ये भी हो सकता है। दूसरा, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, ये बेस्ट आंसर हो सकता है। और कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, ये अचीवमेंट्स में नहीं आता। इसमें बी और सी में बेस्ट उत्तर छांटना है तो ऑप्शन 3 इसमें बेस्ट उत्तर होगा। इसमें 3 आपका सी में 3 उत्तर होगा, क्योंकि 2 सेकंड बेस्ट है। 81वें प्रश्न पे आते हैं हम। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, खाली समय, और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है, उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, तो कौन सा विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है? तो विकल्प आपको छांटना है या उसकी एटीट्यूड को दर्शाता है। एटीट्यूड नहीं है इसका, या उसकी एप्टीट्यूड और सुपीरियोरिटी को दर्शाता है, यह भी नहीं है। यह उसकी इंटरेस्ट को दर्शाता है, ये उत्तर है। या उसकी खाली समय का सदुपयोग करने के अभिव्यक्ति को दर्शाता है, कि खाली समय का सदुपयोग नहीं है, वो तो एक प्रसन्नता अनुभव कर रहा है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी की। 82वां प्रश्न है, अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी में आत्म क्षमता का बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, बिल्कुल करेगा। छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिसने समान कार्य में सफलता प्राप्त की हो, ये भी करेगा। विद्यार्थी के समान कार्य में पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रवीणता की अनुभूति देना, ये भी करेगा। इसमें पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना, ये आपका आत्म क्षमता को नहीं बताता है। अब हम बात करते हैं 83वें प्रश्न की। बड़े सिंपल प्रश्न है। मेजा बांध सबको पता है कोठारी नदी पर है, ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर है। चोकला नस्ल भेड़ की ही होती है, हम सभी लोग जानते हैं, इसमें भी ये सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर सबको पता है, ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर है। दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में है, ये भी सब लोग जानते हैं। अब राजस्थान के अरावली पर्वतों में से चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में चढ़ाइए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्योंकि आरोही क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी चोटी है तारागढ़ की, फिर कमलनाथ की, फिर आपके रघुनाथगढ़ की, फिर अचलगढ़ की। ऑप्शन 3 ACDB इसमें सही उत्तर है। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? सब लोग जानते हैं, बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए कोई चेंजेस ही नहीं है। राजस्थान में किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन की बात आती है तो आपके शेखावाटी का क्षेत्र है, कुछ बीकानेर, नागौर, चूरू का क्षेत्र है। ऑप्शन 3 इसमें सही उत्तर है। अब आता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माडा योजना की कब शुरू की गई? ये 1978-79 में जब 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थे, तभी माडा योजना शुरू की गई कि जो बिखरे हुए क्षेत्र हैं, उन बिखरे हुए क्षेत्र में जनजातियों का विकास हम कैसे करें। अब आता है प्री हड़प्पन कल्चर से। प्री हड़प्पन कल्चर में कौन सी संस्कृति प्राप्त हुई है? साथियों, कालीबंगा हड़प्पा कल्चर है। आहड़ और बालाथल हमारे ताम्र संस्कृति के प्रतीक है। लेकिन कालीबंगा के अलावा गणेश्वर की जो सभ्यता है, ये गणेश्वर की सभ्यता आपकी प्री हड़प्पन एज से भी पहले मानी जाती है। 3500 से 4000 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है, इसलिए इसमें एक आएगा गणेश्वर। आपका उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेके मिलते हैं, मतलब शंख स्क्रिप्ट बेसिकली बैराट से मिले हैं गुप्तोत्तर काल के। इसमें भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ है, क्योंकि चंदेरी का मेदिना राय और बाबर के मध्य हुआ। पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तराइन गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ, तो इसमें खानवा का युद्ध ऑप्शन 2 सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई?
साथियों RKVY योजना 2005 से शुरू की गई है, इसलिए ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर होगा। अब हम अजमेर नगर बसाया गया था, अजमेर नगर अजय राजू ने बसाया था, कोई नानुकुर करने की जरूरत ही नहीं है। 97वां प्रश्न है सुमेलित करने वाला। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में हुआ था, राजस्थान सेवा संघ 1919 में, राजस्थान मारवाड़ सेवा संघ 1920 में और आचार सुधारिणी सभा 1918 में। तो ऑप्शन इसमें B 4 3 2 1 सही होगा, मतलब 4 3 2 1 ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर है। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी, मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था, 5 ऑप्शन नहीं है इसलिए 4 है, तो 4 ही इसमें रियासतें होंगी। अब ये 99 वाला प्रश्न है, आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माण करता है। साथियों ये प्रश्न है विमल वसई शैली का प्रश्न, जो माउंट आबू में बनाया गया है। विमल शाह तो इनका सामंत था। वस्तुपाल और तेजपाल 2 भाइयों का, सोलंकी राजाओं का यहाँ शासन था, जिन्होंने आबू के परमारों को हरा कर इसको बसा लिया था। इसलिए ये विमल वसई शैली में है, तो इसमें यूँ आएगा निर्माण करता नहीं है। तो वस्तुपाल, तेजपाल, विमल शाह तीनों हैं, धरणी शाह इसमें नहीं होगा, इसलिए 4 नहीं आना चाहिए था, तब तो ये उत्तर सही था। इसको हम स्टार से लगा सकते हैं क्योंकि ये डिलीशन करने लायक प्रश्न है, क्योंकि इसमें नोट लगाना भूल गया है एग्जामिनर। और 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन मारा गया? इसमें सबको पता है कि जो काला गोरा का युद्ध हुआ, बिठोड़ा का युद्ध, चैलावास का युद्ध, चैलावास के युद्ध में मारा गया था। बिठोड़ा के युद्ध में फिर बदला आहुआ के ठाकुर से लिया था, इसलिए आपका ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें 100वां प्रश्न में आएगा 3 आएगा आपका, और 99 वाला प्रश्न आपका क्या बनेगा, स्टार लग गया इसमें 99 में। 98 में आपका 4 हो गया, ये चीज़ हो गई आपकी। तो ये आपके एनालिसिस था। साथियों आप ये पेपर सीरीज OA है और मैंने आपको सभी 100 प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इन प्रश्नों का उत्तर आप यदि करते हैं और 50 के आसपास भी यदि आपके सही बैठ रहे हैं, तो आप अभी भी सिलेक्शन की जद में हैं, क्योंकि प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं। इसलिए 50 और 60 के बीच में यदि आपके काट पीट कर सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। साथियों आप सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए। हम 5 बजे के बाद जब आप पेपर देखकर फ्री होंगे, 4:30 के बाद में आप हमारी आंसर के देख सकते हैं, पेपर का एनालिसिस सुन सकते हैं। सभी 100 प्रश्नों का हमने आंसर दे दिया है। इसमें एक तो 99 प्रश्न है आपका जो डिलीशन होने योग्य है, और दूसरा आपका एक प्रश्न है और है जो पंचायती राज की धारा से जुड़ा हुआ था, वो भी डिलीशन करने योग्य है। 2 प्रश्न डिलीशन करने योग्य हैं, बाकी 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इसलिए आप अगले पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, और आप अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तैयारी जारी रखिएगा। हम SST का भी आंसर के इसके बाद जारी करेंगे। धन्यवाद।